हेलो एंड वेलकम प्यारे बच्चों, कैसे हो सारे। मैं असीम भारद्वाज आप सभी का स्वागत करता हूं इस सेशन के अंदर। आज फिजिक्स के बच्चे मैकेनिक्स वाले चैप्टर के एमसीक्यूज हमें प्रैक्टिस करने हैं और ये एमसीक्यू प्रैक्टिस की प्रत्येक चैप्टर से बच्चे आपको 25 एमसीक्यूज की सीरीज हम शुरू जो हमने करी है, आज उसी 25 एमसीक्यूज फ्रॉम ईच चैप्टर के इस सीक्वेंस के अंदर ये मैकेनिक्स की क्लास बच्चे हमारी होगी। और देखिए, आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम, जैसे बच्चे आप एसएससी के अंतर्गत जो भी 6 प्रकार के एग्जाम्स होते हैं उनकी प्रिपरेशन कर रहे हो, रेलवे का कोई एग्जाम की बच्चे आप प्रिपरेशन कर रहे हो, एफसीआई कर रहे हो बच्चे, आप टेट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, यानी कि सर साइंस सब्जेक्ट का ये चैप्टर जिस भी आपके एग्जाम के अंदर आएगा उन सारे एग्जाम को टारगेट करके बच्चे ये एमसीक्यूज हमने तैयार किए गए हैं। अभी हो सकता है बच्चे कि आपका सवाल ये हो सर कि एसएससी के एग्जाम्स का अलग सिलेबस होता है, सर रेलवे का सर थोड़ा अलग होता है। तो मैं आपको बता देता हूं बच्चे, देखिए साइंस सारे के सारे एग्जाम्स के अंदर वही होती है, बस इतना होता है बच्चे अकॉर्डिंग टू पोस्ट एग्जाम्स के अंदर जो क्वेश्चंस आते हैं, डिफिकल्ट क्वेश्चंस जो आते हैं उनकी संख्या बढ़ जाती है बच्चे। देखिए, आप कोई भी एग्जाम देने जाते हो बच्चे, उस एग्जाम के अंदर 3 प्रकार के क्वेश्चन होते हैं, या कोई भी सब्जेक्ट हो, हर सब्जेक्ट के अंदर 3 लेवल के क्वेश्चंस बच्चे आपको दिए जाते हैं। पहला इजी होता है बच्चे, 30 से 35% के आसपास इजी क्वेश्चन आपको हर पेपर में देखने को मिलते हैं बच्चे। उसके बाद फिर मॉडरेट क्वेश्चन होते हैं बच्चे, लगभग 40% के आसपास मॉडरेट क्वेश्चन होते हैं। अब ये जो डिफिकल्ट क्वेश्चंस आते हैं बच्चे, जिनमें स्टेटमेंट थोड़ी सी घुमा फिरा के दी जाती है, वही आपका डिसाइड करते हैं कि आप एग्जाम किस पोस्ट के लिए देने जा रहे हो। अगर आप सीजीएल का दोगे बच्चे तो उनकी संख्या 1-2 क्वेश्चन ज्यादा हो जाती है। अगर आप कोई छोटी पोस्ट का एग्जाम देते हो, ग्रुप डी का देते हो, रेलवे का देते हो आरआरबी के अंतर्गत, या बच्चे कोई दूसरा आप एफसीआई वगैरह का एग्जाम देते हो, तो यही डिफिकल्ट क्वेश्चंस की जो संख्या है बच्चे, वो 2-4 क्वेश्चन कम हो जाते हैं। सिलेबस आपको रेलवे के लिए भी पूरा पढ़ना होता है बच्चे, एसएससी के लिए भी पूरा पढ़ना होता है। टीचिंग एग्जाम्स में हालांकि थोड़ा सा लेवल कम ही रहता है बच्चे, लेकिन साइंस में कम नहीं रहता। मैं आपको बता देता हूं, अगर आप कोई भी टेट वगैरह का एग्जाम देते हो तो बच्चे सिलेबस हम जो क्वेश्चंस यहाँ पर करेंगे, जो प्रत्येक चैप्टर से 25 क्वेश्चंस की सीरीज हमारी शुरू हो रही है। इस सीरीज के अंदर बच्चे तीनों ही प्रकार के क्वेश्चन हम लेके आएंगे। एग्जाम आप कोई भी दोगे बच्चे, कम आएंगे आपके डिफिकल्ट, ज्यादा आएंगे बच्चे, सारे के सारे आप इसके बाद सोल्व कर पाओगे। तो चलिए प्यारे बच्चे, शुरुआत करते हैं हमारे आज मैकेनिक्स वाला जो चैप्टर होगा। इस मैकेनिक्स वाले चैप्टर के अंदर जितने भी प्रकार के क्वेश्चन आपके कंसेप्ट बन सकते हैं उनके। पहला क्वेश्चन है बच्चे, और ये जितने भी क्वेश्चंस आप सभी के सामने मैं यहाँ पर सॉल्व करवा रहा हूं बच्चे, वो इस बात को पूरी तरह से ध्यान में रख के करवाए जा रहे हैं कि अभी आपके भविष्य के अंदर, अभी निकट भविष्य के अंदर जो एग्जाम्स होने वाले हैं उनके अंदर क्वेश्चंस किस थीम पे पूछने की हमें एक्सपेक्टेशन लग रही है। क्योंकि अभी पिछले 6 महीने के अंदर जितने भी एग्जाम्स हुए बच्चे, उन सारे के सारे क्वेश्चंस को मैंने एनालाइज किया है। उनको एनालाइज करने के बाद में ये सीरीज तैयार की है, ताकि भविष्य के अंदर अभी और भविष्य भी निकट भविष्य के अंदर जितने एग्जाम्स होंगे उनके अंदर बच्चे कौन सी थीम चल रही क्वेश्चन पूछने की। तो चलिए प्यारे बच्चे, शुरुआत करते हैं। कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो पिछले सालों से होंगे, और कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होंगे जो आपके अभी तक नहीं आए होंगे और मेरी एक्सपेक्टेशन आएंगे। पहला क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, एक पारसिक तारों संबंधी दूरियां मापने का मात्रक है। यानी बच्चे आपसे पूछा कि भाई 1 पारसिक, पारसिक क्या होता है। देखिए बच्चे, आपने 3 प्रकार के यूनिट्स के बारे में सुना है। एक यूनिट आप सुनते आए हो लाइट ईयर, लाइट ईयर का बच्चे आप सभी ने नाम सुना होगा। एक यूनिट आपने सुनी होगी बच्चे एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, और एक आपने पारसेक के नाम से सुनी है बच्चे। भाई आपका कंपटीशन एग्जाम जो है ना, ये मैंने एक ट्रेंड देखा है बच्चे, हर दूसरे या तीसरे साल, हर दूसरे या तीसरे साल बच्चे इन तीनों ही यूनिट्स में से एक क्वेश्चन आपका रिपीट होता है। कंपटीशन एग्जाम आप एसएससी का देने जा रहे हो बच्चे, एसएससी के अंदर मैंने देखा हर दूसरे तीसरे साल किसी न किसी सेट के अंदर इन तीनों में से एक यूनिट के बारे में आपसे पूछा जाता है। तो आज तीनों ही बच्चे मैं आपको क्लियर कर देता हूं। देखिए, लाइट ईयर भी डिस्टेंस को मेजर करने के लिए एक यूनिट होती है। जैसे बच्चे मीटर, किलोमीटर होता है, सेंटीमीटर होता है, इनको मेजर करते हैं ना। भाई एक आप दर्जी के पास जाओ, कपड़े सिलने वाले के पास, वो जो आपकी लेंथ मापेगा ना, वो सेंटीमीटर वगैरह में, इंच वगैरह में मापेगा। क्यों? क्योंकि छोटी दूरियां मापनी है। अब आप किसी
दो शहरों के बीच की दूरियां मापोगे बच्चे तो आप किलोमीटर में मापते हो क्योंकि थोड़ी सी बड़ी डिस्टेंस है। लेकिन बच्चे अगर आप वहीं पर आप ग्रहों की दूरी मापोगे, बहुत ज्यादा दूरियां मापनी है बच्चे, तो किलोमीटर में लिखोगे तो बच्चे लाखों में वैल्यू आ जाएगी। इसलिए हमने कुछ दूरियां, कुछ डिस्टेंस ऐसी बना रखी है कि जो छोटी वैल्यू लिखकर भी हम बड़ी दूरियों को मेजर कर सकें। यानी बहुत बड़ी बड़ी, बहुत लंबी लंबी दूरियां मापने के लिए बच्चे हमारे पास जो यूनिट है उसका नाम होता है सर लाइट ईयर, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट और पारसेक, 3 यूनिट्स है। अब अगर मैं आपसे कहूं अभी तक बच्चे हमारी सबसे लंबी दूरी मापने के लिए यूनिट कौन सी है? अभी तक की सबसे लंबी दूरी मापने की यूनिट हमारे पास आज तक जितनी विज्ञान में खोज हो चुकी है उनमें सबसे लंबी दूरी कौन सी बच्चे? तो वो आपकी है पारसेक। पारसेक के बाद बच्चे फिर ये दोनों आती हैं। अब इन दोनों में से भी ये लाइट ईयर बड़ी है, उसके बाद बच्चे एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। अब थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर देता हूं कि ये है क्या। ठीक है, देखिए आप भी अभी जो बच्चे देख रहे हैं, दो प्रकार के बच्चे होंगे। एक वो बच्चे होंगे जो सिर्फ यहाँ पर एमसीक्यू प्रैक्टिस करने के लिए आए हैं, तो इस उद्देश्य से आए कि सर जल्दी 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 थोड़े से टाइम में ज्यादा करवा दो। लेकिन मैं कह रहा हूं बच्चे कि ये जो कम समय में आपके ज्यादा क्वेश्चन, यानी ज्ञान कम लेना है लेकिन मन को संतुष्ट करना है कि भाई ज्यादा क्वेश्चन हमने प्रैक्टिस कर लिए। बच्चे चिंता मत करो, आप लोग 3-4 ऐसे ही भटकोगे, 3-4 साल भटकते रहोगे ऐसे तैयारी में, क्योंकि मेरा अनुभव है, आप ही बच्चों के बीच हम रहते हैं। मैं कहता हूं बच्चे, अभी जिस चीज की आप प्रिपरेशन कर रहे हो उसके ऊपर आपका पूरा जीवन निर्भर है। अगले 50 साल इसी नौकरी से खाओगे जिसकी तैयारी अभी कर रहे हो। तो मैं कह रहा हूं बच्चे, इस समय पे आपको शॉर्टकट नहीं लेना है। शॉर्टकट नहीं लेना है बच्चे, जितना करना है सर गहराई से करना है, क्योंकि शॉर्टकट लेने का ही नतीजा अभी मिल गया ना सीजीएल वाले पेपर के अंदर। ये बच्चों को मैनिपुलेट करते थे टीचर की, ये नहीं शॉर्ट में जीके जीएस तो कितनी भी पढ़ लो क्वेश्चन तो नहीं बनेगा, ये ऐसे शॉर्ट में कर लो, आना होगा तो उसी में से आ जाएगा। अब उन्होंने तो बोल दिया, अब पेपर की कट ऑफ चलेगी 152 नंबर पे। आ गया बच्चे, डूब दिया तुम्हारा भविष्य। तो अभी भी कह रहा हूं बच्चे, 50 साल जिंदगी के, कम से कम 20-30 साल के बीच में तुम हो, अगले 50 साल तो तुम इसी से खाओगे नौकरी से। तो उसके लिए दांव पे मत लगाओ भाई, शॉर्टकट मत लो, बिल्कुल पूरी तरह से करना है। लाइट ईयर का मीनिंग क्या है बच्चे? लाइट ईयर का मतलब होता है सर लगभग इतनी दूरी, 9.46 इंटू में 10⁻15 मीटर। इतनी दूरी जो होती है बच्चे, उसको हमारे द्वारा क्या कहा जाता है सर? एक लाइट ईयर। और ये जो वैल्यू आपके सामने लिखी हुई है बच्चे, ये वैल्यू समथिंग समथिंग आप ऐसा बोल सकते हो सर कि उतनी दूरी है, ये उतनी लंबाई है बच्चे जितना हमारी लाइट जो है वो एक वर्ष में तय करती है। हमारे सूर्य का प्रकाश एक वर्ष में जितनी लंबाई तय कर सकता है, उसी लंबाई को लाइट ईयर कहा जाता है। लाइट के द्वारा एक ईयर में तय की गई दूरी। उसके बाद बच्चे एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का मतलब क्या होता है? एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का मतलब बच्चे सूर्य और पृथ्वी के बीच की औसत दूरी है, एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड द अर्थ। और ये होती कितनी है बच्चे? ये होती है सर 1.5 इंटू में 10⁻11 मीटर। इतनी दूरी को एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट आप लोग बोलते हो। पारसेक की अगर हम बात करें बच्चे, पारसेक या पैरालैक्टिक सेकंड भी इसको फुल फॉर्म कहा जाता है। तो पारसेक दूरी कितनी होती है सर? ये होती है 3 इंटू में 10⁻16 मीटर। सबसे ज्यादा, यानी इतनी दूरी को बच्चे हम एक पारसेक कहते हैं। इससे डबल होगी तो 2 पारसेक बोल देंगे बच्चे। चलिए, उम्मीद करता हूं समझ में आई। तो लेकिन यहां पर क्या बोल रहा है क्वेश्चन में? क्वेश्चन के अंदर बोला है कि भाई एक पारसेक जो है ना वो कितने के बराबर है। डायरेक्ट वैल्यू तो दे नहीं रखी बच्चे, यहां बोल रहा है कि इतने प्रकाश वर्ष। मतलब जो आपकी पारसेक है इसका और लाइट ईयर का रिलेशन बताना है। आपको ये बताना है कि ये जो वैल्यू है बच्चे और ये लाइट ईयर वाली जो वैल्यू आपके पास है, ये इनके बीच में क्या रिलेशन है। तो बच्चे इन दोनों के बीच में जो रिलेशन अगर आप देखोगे ना, तो समथिंग समथिंग आप देखना इनके बीच की दूरी कितनी होती है सर? लगभग लगभग मैं आपको रिलेशन बता देता हूं। एक पारसेक जो होता है बच्चे वो 3.26 लाइट ईयर के बराबर होता है। एग्जैक्टली तो हम इतना बोलते हैं। अब 3.26, 3.26 यानी सर 3.26 तो एग्जैक्ट आंसर है जो हम पढ़ते आए हैं किताबों में। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन हमें क्या दे रखा है सर? यहाँ पर ऑप्शन 3.26 तो है नहीं, तो इसके आसपास वाली वैल्यू लगा दो बच्चे, 3.25 आपका सही आंसर हो जाएगा। तो एक पारसेक बच्चे बराबर होगी 3.25 के बराबर। ठीक है सर, ये तो हुआ हमारे पास पहला क्वेश्चन बच्चे, ये रिलेशन था। अब कहोगे सर कैसे आया? बच्चे दोनों वैल्यूज लिखी हुई है, आप कंपेयर कर सकते हो कि कौन सी वैल्यू इससे कितने गुना ज्यादा है, तो वैसे आप निकाल सकते हो सर। मतलब कैलकुलेशन आप कर लोगे, इतनी मैं एक्सपेक्टेशन करता हूँ। मैथमेटिक्स भी थोड़ा बहुत आप पढ़ते हो। दूसरा क्वेश्चन बच्चे,
सेकंड क्वेश्चन है, ल्यूमेन किसका मात्रक है? ल्यूमेन इज द यूनिट ऑफ व्हाट? देखिए बच्चे, मीटर, किलोमीटर, किलोग्राम, बहुत सारी आपने यूनिट्स को पढ़ा है और इवनली ल्यूमेन को भी हो सकता पढ़ा होगा, लेकिन जहां तक मेरा अनुमान है बहुत कम पढ़ते हो आप। लेकिन मेरी एक्सपेक्टेशन ये भी है कि एग्जाम के अंदर ये रिपीट होगा बहुत जल्दी ही। देखो मान लीजिए बच्चे, ये आपके पास में एक लाइट का सोर्स है, ये लाइट का सोर्स है बच्चे, और ये आप इसको इसको टॉर्च मान लीजिए, बल्ब मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए। इस टॉर्च से बच्चे ये लाइट एनर्जी आ रही है, ये लाइट एनर्जी आ रही है बच्चे, ये प्रकाश ऊर्जा आ रही है। इस टॉर्च से जो लाइट एनर्जी आ रही है ना बच्चे, इसको वैसे हम क्या कहते हैं? इसको हमारे द्वारा साइंस में कहा जाता है लुमिनस फ्लक्स कहा जाता है बच्चे, लुमिनस फ्लक्स कहा जाता है। हिंदी में भी आप इसको यही बोलते हो, लुमिनस फ्लक्स। प्यारे बच्चों, इसको आप सभी के द्वारा कहा जाता है। तो ये जो लुमिनस फ्लक्स है ना बच्चे, ये जो लुमिनस फ्लक्स है, ये टाइम के हिसाब से, कि टाइम के हिसाब से किस रेट से आ रहा है? भाई एक टॉर्च है, एक टॉर्च से आपकी लाइट निकल रही है, लेकिन बच्चे थोड़ी थोड़ी लाइट निकल रही है, एक अलग रेट है उसकी, एक अलग दर है। और मान लीजिए बच्चे एक दूसरी टॉर्च है, भारी भरकम टॉर्च है, उससे लाइट एनर्जी एकदम से बहुत ज्यादा निकल रही है, तो सर उसके लाइट एनर्जी निकलने की रेट अलग है ना, उसकी दर अलग है बच्चे। यानी प्रकाश के निकलने की दर, प्रकाश के निकलने की रेट क्या है, कम अमाउंट में एनर्जी निकल रही है या ज्यादा अमाउंट में एनर्जी निकल रही है? तो बच्चे जो ये लाइट एनर्जी निकल रही है ना, उसी को ल्यूमिनस फ्लक्स कहा जाता है। और समय के हिसाब से कितना ल्यूमिनस फ्लक्स है, यानी टाइम के हिसाब से बच्चे कितनी लाइट एनर्जी निकल रही है उस टॉर्च से, इसी को मेजर करने के लिए हमारे पास एक यूनिट होती है जिसको बोलते हैं ल्यूमेन। ल्यूमेन का मतलब होता है लुमिनस फ्लक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम, समय के साथ, समय के अनुमान में कितना लुमिनस फ्लक्स आपका निकल रहा है, यानी समय के साथ बच्चे कितना आपका प्रकाश निकल रहा है किसी सोर्स से, उसी को मापने के लिए एसआई मात्रक होता है बच्चे क्या? ल्यूमेन। तो सही हो जाएगा सर सी वाला, लुमिनस फ्लक्स आ जाएगा सर। लुमिनस फ्लक्स को मापने का एक तरीका होता है। इसके बाद सर तीसरा क्वेश्चन है बच्चे ऐसा ही, कैंडेला, कैंडेला किसका मात्रक होता है सर? कैंडेला किसकी यूनिट होती है? देखो बहुत घिसा पिटा सा क्वेश्चन है बच्चे, कई बार पेपर में आ चुका है, और मैं कहता हूं बच्चे ये अब तो एक बार है ना, आप देखना कम से कम ये इस एक वर्ष के अंदर अगले कम से कम 10 बार आएगा बच्चे क्वेश्चन। मैं कह रहा हूं कि पहले भी आ चुका और अब भी कम से कम 10 बार आएगा सर ये क्वेश्चन, तो इसको तो रट के चले जाना सर। कैंडेला का मीनिंग क्या होता है बच्चे? देखो नाम से स्पष्ट हो रहा है, ये आपके पास में एक कैंडल है बच्चे, आपके पास में अगर कोई कैंडल है, ये जलेगी बच्चे तो प्रकाश की तीव्रता भी होगी, यानी ये जलेगी बच्चे तो लाइट, लाइट की कोई ना कोई इंटेंसिटी निकलेगी। मतलब क्या है सर? लाइट इंटेंसिटी का मतलब होता है बच्चे प्रकाश की तीव्रता। मतलब भाई एक कैंडल को जलाया आपने, तो प्यारे बच्चों कितना तेज प्रकाश आपका निकला है उससे, कितना तेज प्रकाश निकला बच्चे, प्रकाश बोल दो, ज्योति बोल दो, सीधी सी बात है भाई। किसी अंधेरे कमरे में आप बैठे हुए हो, एक कैंडल जलाओ, कितना तेज प्रकाश निकला, दो जलाओगे तो और तेज प्रकाश हो जाएगा, तीन जलाओगे तो और तेज प्रकाश हो जाएगा। मतलब इसी को बोलते हैं लाइट की इंटेंसिटी, कितना तेज प्रकाश निकल रहा है। अच्छा बच्चे, इसी को मापने के लिए जो प्रकाश की तीव्रता है ना, जो आपकी ज्योति की तीव्रता है बच्चे, इसी को मापने के लिए ऐसा ही मात्रक होता है एक कैंडेला, यानी आंसर आ जाएगा बी वाला बच्चे इसका। और वैसे मैं प्रैक्टिकली आपको बता देता हूं, हमारे साइंस में एक कैंडल जितना तेज प्रकाश उत्पन्न करती है, जितना तेज बच्चे लाइट उत्पन्न करती है, उसको हमारे द्वारा क्या कहा जाता है सर? उसी को हमारे द्वारा कहा जाता है बच्चे एक कैंडेला। एक कैंडेला मतलब एक कैंडल के द्वारा कितनी तेज लाइट यानी प्रकाश को उत्पन्न किया जा रहा है। ओके सर, फोर्थ क्वेश्चन पे आ जाइए बच्चे। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज डायमेंशनल फॉर्मूला सिमिलर टू द इम्पल्स? देखिए बच्चे, एक डायमेंशनल फॉर्मूला, एक विमीय सूत्र का नाम आप सारे बच्चों ने सुना है, और डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना भी उम्मीद करता हूं आपको आता होगा।
क्योंकि लगभग ये प्रैक्टिस वही बच्चा करता है भाई जिसने साइंस पहले थोड़ी बहुत पढ़ी हो, थोड़ी बहुत भी पढ़ी हो तो बच्चे फिर उसको पूरा का पूरा ज्ञान, पूरा का पूरा अनुमान होता ही है। ठीक है, तो डायमेंशनल फॉर्मूला कुछ ऐसा ऐसा होता है बच्चे, आप ऐसे एम एल टी ऐसे आप एक विमीय सूत्र लिखते हो। हमारे फिजिक्स में डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, मोमेंटम, इंपल्स, टॉर्क, वर्क, एनर्जी, पावर, फ्रिक्शन, फोर्स, जितनी भी क्वांटिटियां होती बच्चे, सबका एक ना एक से डायमेंशनल फॉर्मूला होता है, विमीय सूत्र होता है बच्चे। अब डायमेंशनल फॉर्मूला यहां पूछा है सर, इंपल्स का डायमेंशनल फॉर्मूला इनमें से किसके इक्वल है? तो पहले बच्चे आपको इंपल्स का पता होना चाहिए, ये आई। इंपल्स का फॉर्मूला सिंपल फॉर्म में अगर मैं कहूं बच्चे आपको तो क्या होता है सर, आवेग का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू में टाइम, फोर्स इनटू में टाइम बच्चे। अब आवेग क्या होता है, तो इतनी मैं एक्सपेक्टेशन करता हूं बच्चे आपने पढ़ लिया होगा। अगर बच्चे मैं इंपल्स को यहाँ पर पूरा एक्सप्लेन करने के लिए बैठ गया तो फिर 15 मिनट बच्चे सिर्फ इसी में लग जाएंगे। तो इसके लिए जो आप बैच में पढ़ रहे हो बच्चे, मेरे से पढ़ रहे हो या कहीं से भी आप जो पढ़ रहे हो, तो वहां पर आपने अध्यापक के द्वारा पूरी तरह से एक्सप्लेन किया होगा, इंपल्स को पढ़ा होगा बच्चे। तो आप इतना मैं बता देता हूँ कि इंपल्स का मतलब सरल शब्दों में, कंसेप्चुअली तो बच्चे का अलग ही चीज है, सरल शब्दों में ऐसा बोलते हो सर, फोर्स यानी बल और समय का गुणनफल होता है। ठीक है सर, अब इसका विमीय सूत्र क्या होता है? डायमेंशनल फॉर्मूला बच्चे आपने देखा होगा, तो विमीय सूत्र होता है सर m1 l1 t-1। ये डायमेंशनल फॉर्मूला होता है बच्चे किसका? इंपल्स का। इन चार क्वांटिटी में से अगर बात किया जाए, अच्छा बच्चे आपको अगर डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं आता है तो आप बच्चे इसको गूगल से, यूट्यूब से, या अगर आपको पूरी साइंस कंसेप्चुअली ही पढ़नी है तो बच्चे अपनी संसारम एप्लीकेशन पे जा करके और फिर आपको वहां पर भी फिजिक्स वाला जो बैच मिलेगा, आप एनरोल करके वहां पर सीख सकते हो, कोई इश्यू वाली बात नहीं बच्चे। उसके अंदर सीक्वेंस से पूरी की पूरी फिजिक्स के सारे कंसेप्ट मैंने सिखा रखे हैं आपको, और साथ में एमसीक्यू प्रैक्टिस और साथ में डिजिटल मॉक्स चैप्टर वाइज आपको तीनों चीजें आपको एग्जैक्टली ऑर्गेनाइज मिलेंगी एक ही सीक्वेंस के अंदर। और सीख रखा तो उससे बढ़िया बात है नहीं, क्योंकि यहाँ पर आप तभी ज्यादा बेनिफिट होगा आपको। इनमें से देखिए बच्चे, थ्रस्ट तो प्रेशर होता है, और प्रेशर का डायमेंशनल फॉर्मूला, प्रेशर तो अपना बच्चे क्या होता है, फोर्स बाय एरिया होता है। तो ये तो मैच नहीं करेगा भाई, थ्रस्ट यानी प्रेशर, प्रेशर का क्या होता है बच्चे, फोर्स बाय एरिया। तो इसका होता है m1 l-1 t-2। तो ये तो मैच नहीं कर रहा बच्चे हमारा। ठीक है, और फोर्स के लिए, फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है बच्चे m1 l1 t-2। मोमेंटम की अगर हम बात करें, संवेग का बच्चे, संवेग का फॉर्मूला क्या होता है सर, मास इनटू वेलोसिटी, m1 l1 t-1। तो आगे आवश्यकता ही नहीं है हमें करने की बच्चे, मेरे हिसाब से मैच हो गया, तो इसी के बराबर होगा सर। डायमेंशनल फॉर्मूला बच्चे मैंने, जब जितने भी मैक्सिमम बच्चे अभी मुझे देख रहे होंगे तो बैच में भी एनरोल है मुझे पता है, और बहुत सारे बच्चे, उन सभी को उनके बैच के अंदर भी ये सारी की सारी प्रैक्टिस वाली क्लासें आपको अवेलेबल हैं बच्चे। ये जो क्लास अभी आप सभी के सामने है, ये चल रही है अभी जो एमसीक्यू वाली बच्चे, ये प्रैक्टिस वाली क्लास सभी बच्चों को अवेलेबल रहेंगी। ये एप्लीकेशन पे जो प्रत्येक बैच में बच्चे जुड़े हुए हैं उनके लिए भी हमेशा फ्री रहेंगी, और ये जब तक, ऐसा नहीं बच्चे कि जब तक आप बैच पढ़ रहे हो तब तक, ये लाइफ टाइम ही फ्री रहेंगे आपके पास, जब तक आप प्रिपरेशन करोगे तो प्रैक्टिस वाली क्लास सारी की सारी फ्री रहेंगे। दूसरी बात, यही क्लास आपको यूट्यूब पे भी अवेलेबल रहेंगी, तो कोई रैंडम बच्चा भी अगर प्रैक्टिस आकर के करना चाहे तो वो भी कर सकता है। तो बच्चे मैंने कहा मोमेंटम यानी संवेग और इसका मैच हो गया। जब कंसेप्ट मैंने पढ़ा था, जो बच्चे एप्लीकेशन पे जुड़े हुए हैं, तो बच्चे मैंने आपको सारे के सारे डायमेंशनल फॉर्मूले केवल 2 डायमेंशनल फॉर्मूलों का प्रयोग करके निकालने सिखाए थे। एक तो होता कंसेप्ट, मैंने कंसेप्ट भी पहले आपको बताया था। दूसरा बच्चे मैंने आपको सारे डायमेंशनल फॉर्मूलों को सिर्फ 2 फॉर्मूलों से निकालना सिखाया था। वो तरीका आपको याद है तो बिल्कुल एग्जैक्टली आप ब्रेन ही ब्रेन में कैलकुलेशन कर सकते हो। ठीक है सर, 5वें क्वेश्चन पे आते हैं। 5वां क्वेश्चन आपको कहता है बच्चे, फैराडे का मान क्या होगा, द वैल्यू ऑफ फैराडे। देखिए बच्चे, फैराडे जो होता है उसमें कुछ चार्ज होते हैं, मतलब कहने की बात ये है भाई, एक फैराडे में कितने चार्ज, भाई आपने कूलाम सुना होगा, कूलाम का नियम, जो कि आपका पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज से रेलिवेंट था। कूलम्स लॉ सुना होगा ना बच्चे आपने, जो चार्जों से संबंधित था। ये क्वेश्चन कूलम्स लॉ से नहीं है,
यहां तो बस एक कूलाम शब्द क्या है बच्चे, भाई आप अपने फिजिक्स के अंदर कभी भी ये चार्ज, जब भी कभी बच्चे आप ये चार्ज यानी आवेश, आवेश को पढ़ते हो ना बच्चे, तो आवेश को मापने के लिए एस आई मात्रक क्या होता है बच्चे, एस आई मात्रक होता है कूलाम या कूलम्स बोलते हैं आप जिसको। अच्छा, फैराड भी चार्ज को ही मापने के लिए होता है, सॉरी फैराडे भी चार्ज को मापने के लिए होता है। अब बच्चे ये जो फैराडे है ना, एक फैराडे में कितने कूलाम चार्ज होते हैं, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया, सही आंसर होगा 96,500। एक फैराडे में 96,500 कूलाम चार्ज होते हैं, दैट्स इट बच्चे। जैसे करंट को आप एम्पियर में मापते हो, चार्ज को आप कूलाम में मापते हो, और एक फैराडे में 96,500 कूलाम चार्ज होते हैं। छठे क्वेश्चन पे आ जाइए बच्चे। अभी तक जितने क्वेश्चन मैंने बताए हैं वो यूनिट एंड डायमेंशनल फॉर्मूला से रेलिवेंट थे। तो मैकेनिक्स वाले चैप्टर में इकाई और विमीय सूत्र भी आप पढ़ते हो ना बच्चे, अभी तक के क्वेश्चन थे उससे। अभी क्वेश्चन आपके शुरू होंगे एक्सेलरेशन से, थोड़ी न्यूमेरिकल टाइप के भी आते हैं, वर्क एनर्जी पावर से संबंधित भी आते हैं बच्चे। अब वो क्वेश्चन मैं आपके सामने शुरू करने जा रहा हूं। अगर किसी वस्तु को 8 किलोमीटर पर सेकंड के वेग से अंतरिक्ष में फेंका जाए तो क्या होगा बच्चे? इफ एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन इनटू स्पेस एट अ स्पीड ऑफ 8 किलोमीटर पर सेकंड देन व्हाट विल हैपन्स? ये मान लीजिए बच्चे हमारी अर्थ है, ये हमारी अर्थ है सर, और ये हमारा अर्थ का एटमॉस्फेयर, मतलब जहां तक हमारी पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल लगता है, मतलब जहां तक की चीजों को हमारी अर्थ खींच सकती है। हमारी अर्थ का जो ग्रेविटेशन फोर्स है बच्चे, अर्थ के ऊपर रखी हुई प्रत्येक वस्तु पे लगता है, एक अट्रैक्शन फोर्स है। और मान लो यहां तक कोई ऑब्जेक्ट है ना, तो वहां तक हमारी अर्थ खींच सकती है। बाकी तो भाई फिर स्पेस अंतरिक्ष शुरू हो जाएगा, तो वहां हर जगह थोड़ी लगेगा, वहां तो फिर दूसरे प्लेनेट का शुरू हो जाएगा। तो बच्चे से ने कहा 8 की स्पीड से, 8 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से आपने इस ऑब्जेक्ट को फेंक दिया सर, तो क्या होगा? वह वस्तु अंतरिक्ष में चली जाएगी, या फिर वो दोबारा से वापस आके हमारी अर्थ पे गिर जाएगी, या बच्चे चारों ओर कक्षा में परिक्रमा करने लगेगी, या फट जाएगी। चार ऑप्शन। देखिए बच्चे, एक बात आप जानते हो, इसको एस्केप वेलोसिटी कहा जाता है। पलायन वेग बच्चे उस टर्म को कहा जाता है सर। और पलायन वेग का सिंपल सा मतलब होता है उतनी वेलोसिटी, उतनी स्पीड किसी भी ऑब्जेक्ट की कि अगर आप उस वेलोसिटी से उस ऑब्जेक्ट को अंतरिक्ष में फेंक दो ना, तो वो वापस नहीं आएगा, वो हमारा ग्रेविटेशन फील्ड पार कर जाएगा। और उसकी वैल्यू होती है सर हमारी अर्थ के लिए 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। यानी आप अर्थ के सरफेस से 11.2 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ फेंकोगे बच्चे, वो इस ग्रेविटेशन फील्ड को पार करके अंतरिक्ष में चला जाएगा, कभी वापस नहीं आएगा। तो यहां दी हुई है, यहां पर कितनी स्पीड दी है? 8 किलोमीटर पर सेकंड। तो बच्चे अंतरिक्ष में तो नहीं जाएगी, फटने का कोई चक्कर पैदा नहीं होता। दो चीजें हैं, क्या पृथ्वी पे वापस आ गिरेगी, या फिर बच्चे पृथ्वी के चारों ओर कक्षा में परिक्रमा करने लगेगी। देखो भाई, अगर आप इसको अर्थ के सरफेस से थोड़ा सा ऊपर की तरफ फेंकते हो, हमारी पृथ्वी के सरफेस से 8 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से ऊपर की तरफ फेंक रहे हो, तो बच्चे क्या होगा, एक निश्चित ऊंचाई पे जाकर के ये ऑब्जेक्ट जो है ना बच्चे, एक निश्चित ऊंचाई पर जाकर के, मान लो ये ऑब्जेक्ट फेंक दिया 8 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से, तो बच्चे निश्चित ऊंचाई पे जाकर के क्या करेगा सर, ये दो काम कर सकता है। या तो हमारी अर्थ के चारों तरफ एक कक्षा, हमारी पृथ्वी ऊपर जाके और हमारी अर्थ के चारों तरफ एक कक्षा में स्थापित हो जाएगा, और बच्चे ये कक्षा में ही घूमने लगेगा। भाई हमारे सैटेलाइट के साथ यही तो होता है, हमारे जो उपग्रह हैं बच्चे, उन उपग्रहों के साथ क्या होता है सर, यही होता है। अर्थ से फेंक दो बाहर की तरफ, तो ये क्या करेगा, निश्चित ऊंचाई पे जाकर के और हमारी पृथ्वी के बच्चे चारों तरफ एक कक्षा में घूमने लग जाएगा सर। समझ गए बच्चे? यही क्वेश्चन एसएससी में आया था एक बार सीजीएल में, कि अगर किसी ग्रह या उपग्रह से एक चम्मच गिराई जाती है, तो बताओ वो चम्मच पृथ्वी, मान लो चम्मच आपकी क्या करेगी, तो बच्चे चम्मच उस ग्रह के चारों तरफ घूमने लग जाएगी, क्योंकि आप गिरा दोगे तो अंतरिक्ष में तो नहीं जाएगी, अंतरिक्ष के लिए तो आपको इतनी स्पीड से फेंकना पड़ेगा। बाकी आप थोड़ी सी ऊंचाई पर ले जाके छोड़ दोगे, तो एक सेल एक कक्षा में चक्कर काटने लगेगी। हम जो सैटेलाइट छोड़ते हैं, उपग्रह छोड़ते हैं बच्चे, तो वो सैटेलाइट भी तो हमारे ऐसे ही होते हैं, उनको हम किसी भी अंतरिक्ष यान के माध्यम से एक स्पीड के साथ ऊपर लेके जाते हैं और ऊपर जाकर के छोड़ देते हैं। छोड़ते ही साथ वो क्या करते हैं,
हमारी पृथ्वी की परिक्रमा करने लग जाती हैं सर। तो इसका भी बच्चे सही आंसर क्या आएगा, ये वह पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा करने लगेगी। फिर आ जाइए क्वेश्चन नंबर 7। लकड़ी, लोहा और मोम के समान आकार के टुकड़ों को समान ऊंचाई से पृथ्वी पर गिराया जाता है, कौन सा टुकड़ा सर्वप्रथम पृथ्वी पर पहुंचेगा? पीसेज ऑफ वुड, आयरन एंड वैक्स ऑफ द सेम साइज आर ड्रॉप्ड ऑन द अर्थ इन वैक्यूम फ्रॉम द सेम हाइट, व्हाट पीस विल रीच द सरफेस ऑफ अर्थ फर्स्ट? फिर 3 टुकड़े बच्चे अपने पास में हैं। एक लकड़ी का टुकड़ा है, ये वुड आपने मान लिया। उसके बाद बच्चे फिर आपके पास में एक है सर आयरन, और एक है बच्चे आपके पास में फिर वैक्स। ये 3 टुकड़े आप सभी के सामने बच्चे देखने को मिलेंगे। ठीक है, इन टुकड़ों को समान ऊंचाई से पृथ्वी पर गिराते हैं। और वैक्यूम, वैक्यूम का मतलब यहाँ पर ना तो एयर है, कुछ भी नहीं है। निर्वात का मतलब होता है जहां कोई भी मीडियम नहीं हो, वायु भी नहीं है, मान लो हमारे आसपास एयर भी नहीं है, और मतलब कुछ रुकावट डालने वाला नहीं है, इनको हमने गिराया बच्चे। तो बताइए हमारी अर्थ के सरफेस पे कौन सा पहले आएगा? चलिए, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें यहां पर कंसेप्ट कौन सा लगाना है सर? कंसेप्ट बच्चे आपको इंप्लीमेंट करना है, अप्लाई करना है कि सर ये तीनों के तीनों टुकड़े जब नीचे की तरफ आएंगे तो इनको खींच कौन रहा है? आप कहोगे सर ऑब्वियस सी बात है, कोई पूछने की बात है सर, ग्रेविटेशनल फोर्स खींच रहा है। हमारी अर्थ का, हमारी पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल ही तो है सर जो इनको सबको खींच रहा है नीचे की तरफ। ठीक है, अब मुझे बताओ जो अर्थ का ग्रेविटेशन फील्ड फोर्स है, अर्थ का जो ग्रेविटेशन फोर्स है बच्चे, उसके लिए आपने एक फॉर्मूला किया था, G इज इक्वल टू जी एम अपॉन में आर, जी एम अपॉन में आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला आपने पढ़ा था बच्चे। इस फॉर्मूले में आपने ये पढ़ा था कि भी जो हमारा ग्रेविटी है, वैसे इसको एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बोलते हैं, गुरुत्वीय त्वरण बोलते हैं, लेकिन सेंस वही ग्रेविटी वाली। मतलब अर्थ की जो ग्रेविटी है बच्चे, वो किस पे डिपेंड करती है? भाई ये जी तो कांस्टेंट होता है, आपने न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम में पढ़ा था। मास पे डिपेंड करेगी। ये हमारे कोई भी ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ अगर अर्थ की तरफ आ रहा है ना, तो हमारी अर्थ किसको ज्यादा खींचेगी वो डिपेंड करेगा मास पे। किसके मास पे? नॉट देयर, नॉट देयर, नॉट देयर, इनके मास पे नहीं, अर्थ के खुद के मास पे। अगर अर्थ का मास ज्यादा होगा तो अर्थ ज्यादा फोर्स से खींचेगी, और अगर अर्थ का मास कम होगा तो अर्थ इनको कम फोर्स से खींचेगी बच्चे। तो सर इनके मास पे तो कुछ डिपेंड ही नहीं करता। दूसरा रेडियस पे, मतलब कितना दूर है, समान दूरी पर है, तो तीनों के ऊपर समान ग्रेविटेशन फोर्स लगेगा। तो मुझे बताओ बच्चे, तीनों के तीनों एक साथ आएंगे कि नहीं आएंगे? बिल्कुल एक साथ आएंगे सर। तो क्या आएगा? सभी साथ पहुंचेंगे। पहले भी ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ चुके हैं कि एक भारी और हल्की वस्तुओं को हमने अंतरिक्ष से गिराया है, तो बताइए कौन सी पहले पहुंचेगी? भाई सब एक समान पहुंचेंगी, अगर वैक्यूम है तो, निर्वात है तो। अगर एयर होगी बच्चे हमारे एटमॉस्फेयर में, अगर एयर है वैक्यूम नहीं है, उस कंडीशन में हो सकता है कि कुछ चीजें आपकी लेट आए। वैसे क्वेश्चन आएंगे तब वही बात सिखाऊंगा। 8वें क्वेश्चन पे आ जाइए। कोणीय वेग एवं जड़त्व आघूर्ण, यानी बच्चे आपसे पूछा एंगुलर वेलोसिटी एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इनका प्रोडक्ट क्या कहलाएगा? इनकी गुणा, इनकी मल्टीप्लाई बच्चे किस नाम से जानी जाएगी? समझो भाई, देखो यार, एक तो दिया है आपको एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी का होता है ओमेगा। फिर दिया है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, यानी आई से रिप्रेजेंट करते हैं, और इनका प्रोडक्ट क्या कहलाएगा? देखो भाई, अगर आपको डायरेक्टली फॉर्मूला आता है, वैसे कंसेप्ट मैंने कराए हैं आपको, एंगुलर जो एंगुलर मोशन में जितने भी टर्म्स है बच्चे, मैंने आपको मैकेनिक्स में सारी करवाई है, और मुझे पता है कि 99% कोचिंग सेंटर्स में आप जाते हो तो बच्चे एंगुलर मोशन जो होता है उसको एक दो टर्म करवा के छोड़ दिया जाता है। लेकिन आज के समय में बहुत क्वेश्चन भर भर के आ रहे हैं, मैंने पहले ही बच्चे आपको पूरा डिटेल में करवा रखा है। एंगुलर मोशन मतलब सर्कुलर मोशन की बात हो रही है, उसमें कम से कम 10-15 टर्म होती है बच्चे। तो अगर आपने पढ़ा है तो आप डायरेक्टली बता दोगे सर हमें पता है ये क्या होता है। लेकिन अगर आपको नहीं पता, आपने केवल और केवल लीनियर मोशन पढ़ा है क्लास में, तो एक तरीका याद करो बच्चे, एंगुलर वेलोसिटी की जगह पे लीनियर वेलोसिटी बोल दो। मोमेंट ऑफ इनर्शिया,
मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपका लीनियर मोशन, जब सीधी रेखा में आप गति करते हो ना बच्चे, सीधी रेखा में जब आप गति करते हो तो मास यानी द्रव्यमान जो चीज होती है वही चीज सर्कुलर मोशन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया होती है। लीनियर मोशन में मास जिस चीज को बोलते हो, द्रव्यमान बोलते हो, उसी चीज को सर्कुलर मोशन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया बोलते हो। तो बच्चे मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर सर्कुलर मोशन में है तो लीनियर मोशन में जो आप लोग पढ़ते हो सिंपली उसमें क्या होगा, मास। तो मुझे बता दो मास इंटू वेलोसिटी क्या होता है, मोमेंटम होता है कि नहीं होता है, मोमेंटम संवेग होता है ना, ये फॉर्मूला मास और वेलोसिटी। तो ये लीनियर मोमेंटम है, तो यहां पर क्या कर दो, एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम को किससे शो करते हो, एल से। तो मतलब ये फॉर्मूला बच्चे किसका है, एंगुलर मोमेंटम का है। सर देख लो इसमें कहाँ है, ये रहा कोणीय संवेग। तो बच्चे याद है तो ठीक है, नहीं भी याद है तो हमेशा एक काम कर लिया करो, अगर एंगुलर मोशन दे रखा है, सर्कुलर मोशन के बारे में बातें कह रखी हैं, तो उनको है ना लीनियर में लिख लिया करो। और लीनियर का तो देखो हर बच्चे को याद ही होता है भाई, वो भी याद नहीं था फिर फिजिक्स किस लिए पढ़ रहे हो आप लोग। ठीक है, तो ए आंसर आपका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाइए बच्चे। पेड़ पर लगा फल जब टूटकर नीचे गिरता है तो उसकी गति क्या होती है, व्हेन द फ्रूट ऑन द ट्री ब्रेक्स देन डाउन फॉल डाउन इट्स स्पीड इज। ये फल लगा हुआ है, टूट के गिरेगा, सीधा आएगा बच्चे, लीनियर मोशन करेगा, ये लो सरल रेखीय गति होगा, स्ट्रेट लीनियर मोशन बच्चे, बी आपका आंसर आ जाएगा। 10वां क्वेश्चन, एक समान गति से घूमती हुई शाफ्ट से एक रस्सी बंधी है जिसके सिरे पर एक गेंद बंधी है। शाफ्ट अचानक रुक जाती है, अब रस्सी गेंद के डैश कोणीय वेग से शाफ्ट के चारों ओर लिपट जाती है। अ रोप इज टाइड टू अ शाफ्ट रोटेटिंग एट यूनिफॉर्म स्पीड at the end of which a ball is tied. The shaft suddenly stops. Now the rope wraps around the shaft with the angular velocity of the ball. बच्चे देखो जो लिखा हुआ है मुझे नहीं पता उससे आपको क्या समझ में आया कि नहीं आया, मैं आपको अब ये सिचुएशन समझाने की कोशिश करता हूं। ये कोई व्यक्ति मान लो, या तो सॉफ्ट बोल रखा है मतलब कोई भी एक एक्सिस है, चलो ये मान लो, फिर एक रोड मान लो, मैं क्वेश्चन में जो दिया है वही मान लो, एक रोड है बच्चे, एक छड़ी है ऐसा मान लीजिए आप, एक छड़ी आपके सामने है, ये छड़ी, इसके साथ एक रस्सी बंधी हुई है और रस्सी के साथ एक गेंद बंधी हुई है। इसने क्या किया बच्चे, इस रोड ने इस गेंद को घुमाया, हम भी घुमाते ना कई बार, एक धागे से पत्थर बांध के ऐसे, धागे से पत्थर बांध के ऐसे घुमा रहे हैं। अब क्या करो, उसको घुमाने की बजाय उसको अपने, मान लो इस ये रोड है ना बच्चे, ये हम देखो हम एक काम कर सकते हैं भाई, ये रोड के ऊपर यहाँ पर हमने कुछ बांध रखा रस्सी, एक धागा बांध के उसके पत्थर बांध दिया, घुमा रहा हूं सर मैं। अगर मैं यहाँ की बजाय उसको यहाँ बांध दूं और फिर घुमाऊं तो क्या होगा, लपेटे लपेटे करके लिपटता 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 और इसके एक टाइम पे पूरा लिपट के बिल्कुल पत्थर यहाँ इसके पास आ जाएगा, आ जाएगा ना। यही सिचुएशन है, एक शाफ्ट है, एक आपका धागे से रस्सी से एक पत्थर बांध रखा है, वो घूम रहा है, यहाँ घूम रहा है, घूमते घूमते वो इसके चारों तरफ लिपट रहा है, लिपट रहा है। लिपटेगा तो क्या होगा, आपसे वही पूछा है कि लिपटते समय मतलब वो पत्थर इसके पास आ रहा है, तो बच्चे बताइए एंगुलर वेलोसिटी बढ़ रही है कि घट रही है, कोणीय वेग बच्चे आपका घट रहा है कि बढ़ रहा है। कंसेप्ट आपने पढ़ा है बच्चे, बिल्कुल आसानी से बता सकते हो एंगुलर वेलोसिटी पे क्या असर पड़ रहा है बच्चे, बढ़ रही है कि घट रही है, आपसे क्वेश्चन पूछा है। तो देखो भाई ध्यान रखना यार, तो एंगुलर वेलोसिटी आपकी होती है ना बच्चे, एंगुलर वेलोसिटी जो आपकी होती है उसका एक रिलेशन होता है, मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं। ओमेगा से शो करते हो आप, ओमेगा से शो करते हो बच्चे, और ये उसका एक फॉर्मूला होता है 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी, ये होता है बच्चे, ये आपका एंगुलर वेलोसिटी का एक फॉर्मूला होता है 2 पाई इंटू में ये न्यू सिंबल होता है फ्रीक्वेंसी का। फ्रीक्वेंसी का मतलब कितने चक्कर लगा रहा है एक सेकंड में भाई, इसके चारों तरफ, इसके चारों तरफ जो रस्सी आपकी घूम रही है वो एक सेकंड में कितने चक्कर लगा रही है, मतलब जो पत्थर घूम रहा है इसके चारों तरफ वो एक सेकंड में कितने चक्कर लगा रहा है, उसको हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति।
2 पाई कांस्टेंट वैल्यू होती है। ठीक है सर। मैं ये रिलेशन क्यों लिख रहा हूं, मैं इससे आपको ये बताना चाह रहा हूं कि जितने ज्यादा चक्कर लगेंगे उतनी ही ज्यादा क्या होती है, उतनी ही ज्यादा हमारी एंगुलर वेलोसिटी होती है। सिंपल सी बात है बच्चे, जितने ज्यादा चक्कर लगेंगे उतनी ज्यादा एंगुलर वेलोसिटी। अब मुझे बताओ, वो आपका पत्थर सबसे पहले दूर है ना, घूम रहा है, दूर से घूम रहा है, 1 सेकंड में दूर घूमते घूमते ज्यादा चक्कर लगाएगा या जब पास होगा तब ज्यादा चक्कर लगाएगा? आप कहोगे सर जब वो लिपटते लिपटते जब पास आएगा ना सर, तब ज्यादा चक्कर लगाएगा वो जल्दी जल्दी। तो मतलब चक्कर ज्यादा कब लग रहे हैं, जब पास आ रहा है। मतलब जैसे जैसे वो लिपटती जाएगी आपका, और रस्सी लिपटती जाएगी, तो बच्चे उसके चक्कर जल्दी जल्दी लगने लग जाएगा, क्योंकि रास्ता छोटा हो जाएगा। तो बच्चे ज्यादा जल्दी जल्दी वो घूमेगा, चक्कर लगाएगा, मतलब आवृत्ति ज्यादा होगी तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी ज्यादा होगी। तो मतलब ये है बच्चे कि जैसे जैसे वो लिपटता जाएगा तो उसकी एंगुलर वेलोसिटी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। यही पूछा था कि जैसे जैसे लिपटता जाएगा, जैसे जैसे गेंद जो धागे के साथ बंधी हुई है वो लिपटती जाएगी, तो उसकी एंगुलर वेलोसिटी बढ़ती जाएगी कि घटती जाएगी? बढ़ती जाएगी सर। और बच्चे मैं कह रहा हूं आपको उतनी ज्यादा समस्या लेने की आवश्यकता नहीं है, जितने क्वेश्चन करवा रहा हूं ना ये अच्छे से कर लिए, एक बार घर पे जाकर के इनके ऊपर काम कर लिया बच्चे, रैंडमली आपको कोई क्वेश्चन बचेगा ही नहीं जो एग्जामिनर आपसे पूछेगा और आपने वो किया नहीं होगा। यहां पर लगभग 25 क्वेश्चंस की सीरीज में शुरू कर रहा हूं। इससे पहले मैं लगभग 1000 के आसपास क्वेश्चन, एक दूसरी मैंने रेलवे के नाम से सीरीज शुरू करी, तो उसमें पहले ही करवा चुका हूं यूट्यूब के ऊपर, पूरी सीरीज है पूरी साइंस की। अब सेकंड सीरीज जो मैंने शुरू करी है सारे सारे एग्जाम को टारगेट करके, ये अभी हमारी चल रही है। और बच्चे जो एप्लीकेशन अपने संसारम है उस एप्लीकेशन पर 25 क्वेश्चंस का मैंने एक मॉक बनाया है आपके साइंस के हर चैप्टर वाइज। 13 चैप्टर बायो के और फिजिक्स के जितने हैं और केमिस्ट्री के, सबके मिलाकर के अलग अलग मॉक्स बना रखे हैं बच्चों। वो मॉक जो है वो सबके लिए फ्री है, उसका कोई चार्ज भी नहीं है। कोई बच्चा कहीं से तैयारी कर रहा है वो मॉक टेस्ट तो तुरंत लगा सकता है, जो 25 क्वेश्चन वाले हैं बच्चे एप्लीकेशन के ऊपर। तो अगर मिल जाए तो ठीक है, नहीं मिले तो मुझे मैसेज करके आप बच्चे इस कॉन्टेक्ट नंबर पे आप मेरे से पूछ सकते हो, सर हमें कैसे अवेलेबल होंगे, तो मैं आपको तरीका बता दूंगा, वो फ्री है सभी बच्चों के लिए। ओके सर। क्वेश्चन नंबर 11 पे आ जाइए बच्चे। क्वेश्चन आपको 25 करवा रहा हूं बच्चे मैं हर सीरीज के हर सेशन में, लेकिन वो 25 क्वेश्चन आपके बच्चे मैं कह रहा हूं आपके 100 क्वेश्चन के इक्वल होंगे, इतनी समझ आपकी जरूर बना दूंगा। 11 नंबर क्वेश्चन है सर, पदार्थ के संवेग और वेग का अनुपात, यानी कि सर रेशियो ऑफ वेलोसिटी एंड मोमेंटम। मोमेंटम का मतलब मास इनटू वेलोसिटी, और वेलोसिटी मतलब ये अनुपात मतलब डिवाइड करना है। वेलोसिटी से वेलोसिटी कैंसिल, क्या बच गया, मास। तो आपसे यही पूछा था इनका रेशियो किसके बराबर होता है, मास के। ये लो द्रव्यमान, इस पे ज्यादा समय क्यों खराब करेंगे सर। क्वेश्चन नंबर 12 पे आ जाओ। व्हाट इज द करेक्ट फॉर्मूला टू फाइंड एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन को निकालने का करेक्ट फॉर्मूला क्या है? देखिए बच्चे, अक्सर ऐसे क्वेश्चंस जब आप करते हो ना, तो आप सबसे ज्यादा समस्या में कब होते हो, आपने आपने इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ रखी है। इक्वेशन ऑफ मोशन आप सारे बच्चे पहले ही याद करके आए हो भाई, इक्वेशंस ऑफ मोशन आप सारे बच्चों ने याद कर रखे हैं। और लेकिन आपके सामने जो ऑप्शन में इक्वेशन ऑफ मोशन दे रखी है बच्चे, एक भी नहीं है जो आप लोगों ने याद कर रखी है। अब फंस गए आप। एग्जामिनर ने क्या किया, आपको इक्वेशंस मैनिपुलेट करके दे दी सर, उसको चेंज करके दे दिया, उसकी फॉर्म बदल के दे दी। तो बच्चे ऐसी सिचुएशन में करना क्या है, जब भी कोई इक्वेशन ऐसे दे रखी हो, पहली इक्वेशन से लग जाना और उसको पहले सिंपल एक लाइन में लिख लो। जैसे पहली वाली इक्वेशन है बच्चे मेरे पास में, a इज इक्वल टू यू माइनस वी अपॉन में टी। मैं इसको सिंपल एक लाइन में लिखने की कोशिश करूं तो यहां पर मेरे पास u माइनस वी, उधर बच्चे मेरे पास at है। अब v को यहीं, आप u को यहीं रख लो बच्चे, जस्ट अ सेकंड, u को आप यहीं पर रख लीजिए, v को इधर आके प्लस का कर दीजिए, तो v प्लस में at, ये है आपके पास। अब देखो क्या ऐसी कोई इक्वेशन होती है बच्चे, क्या ऐसी कोई इक्वेशन होती है बच्चे? अगर नहीं होती तो फिर आगे देखेंगे सर हम। अगली इक्वेशन ये देख लीजिए, ये इक्वेशन देख लीजिए अगली बच्चे आप सभी, ये तो सिंपल लिखी ही हुई है। क्या ऐसी कोई इक्वेशन है सर? हमें तो नहीं लग रही सर। इसको और देख लीजिए बच्चे, ए टी उधर जाकर के क्या होगा सर, मल्टीप्लाई में, और यू प्लस में वी। अब इसको आप करोगे, यू उधर जाकर के बच्चे क्या हो जाएगा, माइनस का,
और ये 80 आपके पास में पहले ही है। ये लो बच्चे। इसके बाद ये वाले इक्वेशन पे आ जाइए बच्चे, a इज इक्वल टू यू प्लस में v अपॉन में 2। इस इक्वेशन पे अगर आप आओगे बच्चे तो 2a इज इक्वल टू यू प्लस में v। ठीक है, u प्लस में v बच्चे। अब ये जो आपके सामने इक्वेशन है, क्या ऐसी इक्वेशन बच्चे आपने देखी है? अच्छा, आपने इक्वेशंस बच्चे देखी कौन सी है? अगर मैं इक्वेशंस की आपके सामने बात करूं, अगर बच्चे मैं इक्वेशंस की आपके सामने बात करूं तो आपने एक इनसे जो मिलती जुलती है सर वो ये देखी थी, v इज इक्वल टू यू प्लस में 80। ये इक्वेशन आपने देखी थी जिसको इन्होंने चेंज कर रखा बच्चे, और जो इक्वेशन आपसे पूछने की कोशिश कर रहा है एग्जामिनर। ठीक है, अच्छा इसमें जो ए ऑप्शन है, यहां पर आप इस ऑप्शन को थोड़ा सा चेंज करके लिखेंगे। आप इस ऑप्शन को ऐसा समझे, शायद थोड़ा सा मिस प्रिंट है, v माइनस यू अपॉन में टी, ऐसे लिखें। ऐसे लिखेंगे ना बच्चे, फिर क्या होगा आपका, t उधर चला जाएगा तो 80 हो जाएगा, u भी उधर चला जाएगा प्लस का, और उधर v, यानी v इज इक्वल टू यू प्लस में 80। फिर ये बन सकती बच्चे, इसको थोड़ा सा मिसप्रिंट है, इसको उल्टा लिखा हुआ है, आपने सीधा लिख लेना। समझ में आ गई बात आपको? तो फिर आंसर क्या हो जाएगा, उसके बाद ए आ जाएगा, लेकिन थोड़ा सा ए ऑप्शन आपने चेंज करके लिखना बच्चे। तो ये इक्वेशन को इसने घुमा फिरा के लिखा हुआ था बच्चे, तो आपने लिख लेना। अगर मान लो सारे ही ऑप्शन गलत हो तो फिर एक ई ऑप्शन आपको ऐसा भी मिलेगा बच्चे जो रॉन्ग होगा। चलिए सर, इसके बाद 13 नंबर पे, a bullet is fired vertically upward. It takes t1 time to reach the highest point and from there it takes t2 time to reach the ground. In that case which of the following is correct? भाई लिख लो, पेपर में आएगा। मैं कह रहा हूं लिख लो इस क्वेश्चन को, तो स्टार कर लो, पेपर में आपके आने की पूरी पूरी संभावना है सर इस क्वेश्चन की। ऐसा क्या, देखिए बात छोटी सी है लेकिन देखने में ऐसा लग रहा पता नहीं क्या पूछ लिया। इस क्वेश्चन के अंदर क्या है बच्चे, आपको बोला गया कि मान लीजिए ये एक व्यक्ति यहाँ पर ग्राउंड पे है, इसने एक बुलेट को चलाया, बुलेट को चलाया तो बुलेट गई बच्चे आपकी यहां तक, और यहां से यहां तक जाने में कितना समय लगा, t1। फिर बोला यहां से वापस भी आई है और वापस फिर से ग्राउंड पे आ गई, तो यहां से वापस ग्राउंड तक आने में कितना समय लगा, t2। तो बोल रहा बताओ इनमें से चारों में से कौन सा रिलेशन सही है। मतलब ये पूछना चाह रहा है कि भी जाते समय ज्यादा समय लगा था या आते समय ज्यादा समय लगा है, या दोनों ही केस में बराबर लगा है। तो बच्चे ध्यान रखें इस बात को, कोई भी वस्तु आप एक पत्थर को उठाओ और फेंक दो, जितने टाइम में ऊपर जाएगा उतने टाइम में नीचे आएगा, हमेशा इक्वल होता है। तो सोचना ही नहीं है सर। ये लो, t1 इज इक्वल टू t2, t1 इज इक्वल टू t2, दैट्स इट बच्चे, आंसर हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन पे आ जाइए बच्चे। 14 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको, टू स्टोन ऑफ अनइक्वल मास आर थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद द सेम वेलोसिटी, विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैपन। फिर से वही कहा है कि भाई एक हल्का और एक भारी पत्थर दोनों को हमने ऊपर की तरफ फेंका है, तो बताइए इनमें से क्या होगा। भाई भारी द्रव्यमान वाला अधिक ऊंचाई तक जाएगा, या हल्के द्रव्यमान वाला अधिक ऊंचाई तक जाएगा, या दोनों बराबर ऊंचाई तक जाएंगे बच्चे, सी आएगा, दोनों बराबर जाएंगे। भाई ध्यान रखना मैंने क्या कहा, एक ज्यादा मास वाला, एक कम मास वाला, एक भारी एक हल्का, फेंका दोनों को सेम स्पीड से है, उसको भी 20 की स्पीड से, उसको भी 20 की स्पीड से, तो भाई सेम ही स्पीड से तो सेम ही ऊंचाई तक जाएंगे। ध्यान रखना इस बात को, और समान समय पे ही वापस आते हैं। अब कुछ बच्चे कंफ्यूज होंगे, सर ऐसा कैसे, सर भारी चीज तो थोड़ी ऊपर तक जाती है। आप पता क्या करते हो, आप हल्की चीज को आपने फोर्स लगा दिया, वो ऊपर तक जाएगी, भारी चीज को उतना ही फोर्स लगाया तो नहीं जाती। उतना ही नहीं लगाना भाई, भारी चीज को उतनी ही स्पीड देनी है तो ज्यादा लगाना पड़ेगा। मतलब ये नहीं कहा उसने एग्जामिनर ने कि हल्की और भारी चीज को एक समान फोर्स दिया है, एक समान नहीं दिया, एक समान वेलोसिटी दी है, और भारी चीज को 20 की स्पीड देनी है, हल्की चीज को 20 की स्पीड देनी है, तो हल्की चीज को थोड़ा फोर्स देना पड़ेगा, भारी चीज को ज्यादा फोर्स देना पड़ेगा। तो एग्जामिनर ने वो फोर्स दिया है दोनों को, अपना अपना जिसको जितना चाहिए था उतना दिया है, तो वेलोसिटी सेम दी है बच्चे, तो सेम ऊंचाई तक जाएंगे और वापिस भी समान समय पे आएंगे। तो सही आंसर होगा सर सी वाला। कंसेप्ट समझने की कोशिश करें बच्चे। 15 नंबर पे आ जाओ। किसी वस्तु का पृथ्वी से पलायन वेग वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करता है। देखिए बच्चे, जो एस्केप वेलोसिटी होती है ना,
एस्केप वेलोसिटी पलायन वेग, उसका फॉर्मूला क्या होता है, √2gm/r। तो बच्चे एस्केप वेलोसिटी जो अभी बताया था ना, पलायन वेग मतलब इतनी वेलोसिटी, अगर किसी ऑब्जेक्ट को उस वेलोसिटी से फेंक दे हम ऊपर, तो वो ऑब्जेक्ट हमारी अर्थ का ग्रेविटेशन फील्ड क्रॉस कर जाएगा, अंतरिक्ष में चला जाएगा, कभी वापस नहीं आएगा, उसको हम बोलते हैं एस्केप वेलोसिटी। तो अर्थ के लिए मैंने 11.2 किलोमीटर पर सेकंड आपको बताया था। ये फॉर्मूला मतलब किस पे डिपेंड करती है, ये तो ग्रेविटेशन कांस्टेंट होता है, मास ऑफ अर्थ और रेडियस ऑब्जेक्ट की। तो बच्चे जब इस पे डिपेंड करती है, इसने बोला कि ऑब्जेक्ट के मास के साथ क्या रिलेशन है। ऑब्जेक्ट का मास तो फॉर्मूले में कहीं पर है ही नहीं, जब नहीं है बच्चे तो डिपेंड नहीं करेगी, तो आंसर आ जाएगा सी वाला, m⁻0। m⁻0 का मतलब इस पे कोई डिपेंडेंट नहीं होगा। 16 नंबर पे आ जाओ। What will be the effect on kinetic energy if the velocity is increased by 25%? काइनेटिक एनर्जी पे क्या असर पड़ेगा, किसी भी ऑब्जेक्ट की गतिज ऊर्जा पे क्या असर पड़ेगा बच्चे, अगर उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी, अगर उस ऑब्जेक्ट का जो वेग है उसको हमने 25% बच्चे क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया। तो सर ऐसा जब भी कोई केस आए ना आपके सामने, बढ़ाने परसेंटेज में बढ़ाने वाला, तो फॉर्मूले डायरेक्टली मत मत पुट किया करो, अपनी तरफ से कोई ना कोई वैल्यू मान लिया करो, अपनी तरफ से बच्चे कोई ना कोई वैल्यू आप मान लिया करो। कैसे मानोगे सर, आ जाइए जरा, आ जाइए जरा। देखो भाई, पहला केस में आप है ना काइनेटिक एनर्जी को निकालो और वैल्यू अपनी तरफ से मान लो। आपने पहले केस में वैल्यू, मास की वैल्यू कितनी मान ली बच्चे, आपने मास को आपने ले लिया सर, सपोज करो आपने इसको 10 ले लिया, छोटी वैल्यू लेंगे ताकि आराम से कर सको। 20 ले लो, इसको 20 ले लिया मास मैंने। और पहले केस में जो काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि देखो दो केस बनेंगे, पहला केस दूसरा केस। पहले केस का मतलब जब काइनेटिक एनर्जी थी वो नॉर्मल थी, दूसरा केस जब 25% बढ़ा दी, दो बार काइनेटिक एनर्जी निकलेगी, तभी तो पता लगेगा कि पहले के कंपैरिजन में कितनी काइनेटिक एनर्जी बढ़ी है। तो बच्चे क्या करोगे, काइनेटिक एनर्जी पहले केस में निकालोगे तो वेलोसिटी 1, पहली वाली वेलोसिटी कितनी मान लोगे, पहले वाली वेलोसिटी, अच्छा परसेंटेज में बढ़ाया है तो एक अलग तरीके से मानेंगे। देखिए जरा, मान लो आप यहां पर काइनेटिक एनर्जी निकालो, हाफ एम का मतलब है 20 सर, और कोई भी वेलोसिटी मान लो जो आपका मन करे बच्चे। आपने मान ली सर यहां पर, सपोज करो 10 ही मान लो बच्चे, आप ऐसा कर लो, आप 10 मान लो, ठीक है। तो हाफ एम वी स्क्वायर होता है, ये स्क्वायर कर दिया मैंने, मैं इसलिए सोच रहा था ताकि वैल्यू छोटी आए। ये तो काट दो बच्चे, ये तो आपका कट हो गया, ये 10 बच गया यहाँ पर ये 100। तो कुल मिलाकर के काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू कितनी आ गई बच्चे, इस केस में 1000 आ गई सर। दूसरा केस में क्या है, आपको अब आपको काइनेटिक एनर्जी निकालनी है बच्चे। कैसे निकालनी है सर, मास तो सेम ही रहता है, इसके अंदर 25% बढ़ा करके। 25% बढ़ाने का मतलब ये होता है, मैथमेटिक्स में जानते हो ना, इसका 25% बढ़ाना है तो इसके गुना में आप 125/100 कर दो, यही मतलब होता है सर। जीरो से जीरो कट गए बच्चे, और यहाँ पर क्या बच गया, ये 10, 10 से 10 को कैंसिल कर दो, और आपके पास में क्या आ गया सर, ये आ गया 125। और सॉरी, स्क्वायर नहीं किया हमने, एक सेकंड, वही मैं सोच रहा था इतना जल्दी कैसे हो गया ये, स्क्वायर भी करना बच्चे उसका। ये है हाफ एम का मतलब है सर 20, और वी का स्क्वायर मतलब आप ये करिए, 10 का 125% था ना, 125% इसका स्क्वायर। ये कट गया बच्चे 10 से, पहले अंदर वाला काट पीट लो जो कुछ कट रहा हो, ये कट कर दिया सर। अंदर क्या बच गया आपके पास में, अंदर बच गया सर आपके पास में 125/10, और इनटू में 125/10, स्क्वायर है, दो बार कर दिया बच्चे मैंने। अब फिर से इसको कट कर दो सर, ठीक है, ये कट कर दिया हमने इसको, और फिर आपने क्या करना, मल्टीप्लाई करनी है सर। इन दोनों की मल्टीप्लाई आप लोग अच्छी प्रकार से कर सकते हो, तो समथिंग समथिंग आएगा सर। आई थिंक ये आता होगा बच्चे, आप देख लीजिएगा, मैं सिर्फ अनुमान से लिख रहा हूँ, है ना। तो ये आएगा, अपॉन में 10 है तो ये पॉइंट लगा दो,
मतलब ये काइनेटिक एनर्जी आ गई जब आपने 25% वेलोसिटी को बढ़ाया है। अब ये देखो, पहले थी 1000, अब आ गई आपका 1562.5। मतलब ये है बच्चे कि यार इससे देखो ये कितना ज्यादा है, इससे देखो कितनी ज्यादा है, सोच के देखो आप एक बार। मतलब ये मान लो भाई कि ओरिजिनल थी 1000, ओरिजिनल थी 1000 और अभी वाली कितनी ज्यादा आई है, 562, 562.5। ठीक है, इतनी ज्यादा आई है ना बच्चे। और अगर आपको परसेंटेज निकालना है बच्चे तो क्या लगाते हो सर, साथ में 100 लगा देते हो। ये लो, 2 जीरो कट गई, 1 जीरो के नाम का ये पॉइंट इधर खिसक जाता है, तो 56.25%। ये देख लो बच्चे इतनी बढ़ेगी, ये रहा डी वाला अपने पास में 56.25%। बच्चे परसेंटेज में इतने एक्सपेक्टेशन करके चलता हूं कि परसेंटेज आपको निकालना आता है। साइंस वाली बात थी फॉर्मूला इंप्लीमेंट कैसे करना है, परसेंटेज कैसे निकालते हैं वो मैथमेटिक्स पढ़ते हो जानते होगे। आप नहीं जानते हो कमेंट कर देना, मैं आपको बता दूंगा अगले क्वेश्चन जब लेके आऊंगा तो उसमें पता लग जाएगा। वैसे परसेंटेज निकालने का तरीका ये होता है कि जितना चेंज हुआ है वो ऊपर इतने का चेंज हुआ, जितना पहले था वो नीचे इंटू में 100, ये परसेंटेज निकालना होता है कि परसेंटेज में कितना चेंज हुआ है। ठीक है सर, 70 नंबर पे आ जाओ बच्चे। जल में लकड़ी का एक टुकड़ा तैर रहा है, यदि हम जल गर्म करें तो लकड़ी का टुकड़ा, ए पीस ऑफ वुड इज फ्लोटिंग इन वाटर इफ वी हीट वाटर देन द पीस ऑफ वुड। देखो भाई, वाटर जब ठंडा होता है तो डेंसिटी ज्यादा होती है, डेंसिटी ज्यादा होगी तो लकड़ी का टुकड़ा जो है ऊपर ही ऊपर रहेगा। लेकिन जल को गर्म कर दोगे तो उसकी डेंसिटी घट जाती है, मतलब डेंसिटी घनत्व घटने का मतलब उसके पार्टिकल दूर दूर हो जाते हैं, लकड़ी थोड़ा सा और अंदर चली जाएगी। तो मतलब क्या होगा बच्चे, थोड़ा नीचे जाएगा, डी वाला आ जाएगा। 18 नंबर पे आ जाओ। साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब, प्रेशर इनसाइड द सोप बबल। बच्चे साबुन का जो बुलबुला होता है आपसे पूछा उसके अंदर का प्रेशर ज्यादा होता है कि हमारे एटमॉस्फेयर का प्रेशर। तो याद रखें बच्चे, हमेशा छोटी चीज के अंदर प्रेशर ज्यादा होगा, बड़ी चीज के अंदर प्रेशर कम। साबुन का बुलबुला छोटा होता है तो अंदर का प्रेशर ज्यादा होगा, एटमॉस्फेयर बड़ा है तो प्रेशर कम होता है बच्चे। तो क्या होगा सर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा होगा, ये आ जाएगा सर। 19 नंबर पे आ जाओ बच्चे। फ्रिक्शन कोण और रिपोज कोण में क्या रिलेशन होता है। देखिए बच्चे, एक होता है एंगल ऑफ फ्रिक्शन जिसको आप लोग अल्फा से शो करते हो, एक होता है बच्चे एंगल ऑफ रिपोज जिसको आप थीटा से शो करते हो। ये न्यूमेरिकली हमेशा एक दूसरे के क्या होते हैं बच्चे, इक्वल होते हैं, यही रिलेशन होता है, ध्यान रखें। अब फ्रिक्शन कोण और रिपोज कोण क्या है बच्चे, वो कंसेप्टों के अंदर मैं समझा चुका और आप भी पढ़ चुके होंगे भाई। और ये 2 मिनट की चीज नहीं है भाई, अच्छा खासा समय लगता है इनको समझाने में, पूरा 1 घंटा मैंने लिया था आपको फ्रिक्शन समझाने में। तो उम्मीद करता हूं आप लोग पढ़ के आए होंगे। तो यहां पर आ जाएगा एक दूसरे के समान होते हैं। 20 नंबर पे आ जाओ बच्चे। बर्फ पर स्केटिंग करना प्रदर्शित करता है कि दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक। स्केटिंग ऑन आइस शो दैट ऑन इंक्रीजिंग प्रेशर द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस। देखो भाई, आप आइस के ऊपर बच्चे स्केटिंग फिसलने की कोशिश करते हो, जैसे ही आप आइस के ऊपर आपने अपना स्केटिंग बोर्ड रखा तो क्या हुआ बच्चे, इस स्केटिंग बोर्ड ने आइस के ऊपर दबाव डाला, दबाव डालते ही साथ बच्चे क्या हुआ, हल्की सी आइस यहां से पिघल गई। मतलब जो पहले नहीं पिघल रही थी, आपने जैसे ही प्रेशर डाला तो बच्चे आइस आपकी पिघल गई। आइस का पिघलने का मतलब ये हुआ कि आपके प्रेशर डालने से आइस जल्दी मेल्ट हो जाती है, मतलब उसका मेल्टिंग पॉइंट बच्चे कम हो जाता है। ठीक है, मतलब उसका मेल्टिंग पॉइंट जो है बच्चे पहले के कंपैरिजन में क्या हो जाता है सर, पहले के कंपैरिजन में बच्चे आपका आपका चेंज हो जाता है, और कैसे कम हो जाता है बच्चे। ठीक है, तो आंसर आएगा ये। मतलब आपने जैसे ही स्केटिंग बोर्ड रखा, आइस आपकी जल्दी मेल्ट होगी, पहले नहीं मेल्ट हो रही थी लेकिन प्रेशर डालते ही मेल्ट होगी, मतलब उसका बॉइलिंग, उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है बच्चे वो कम हो गया, घट गया, जिससे आइस जल्दी पिघल जाती है। और आइस के पिघलने के कारण आप स्केटिंग कर सकते हो बच्चे, अगर वो नहीं पिघलती तो इतना रफ सरफेस होता बच्चे, फिर आप स्केटिंग नहीं कर सकते थे उस पर। 21 पे आ जाओ बच्चे। When a bucket of water is rotated very fast in a vertical circle, then the water does not fall from the bucket even from its highest position because इसने कहा भी एक बाल्टी में पानी ले लो, और बाल्टी में जब आप पानी लोगे तो उसको ऐसे घुमाते हो, तो बच्चे जब पानी, बाल्टी जब बिल्कुल हाईएस्ट पॉइंट पे, तब भी पानी नीचे क्यों नहीं गिरता। देखो भाई, कोई भी घूमती हुई चीज है ना भाई, आप मान लो आप और आपका दोस्त हो, आप दोनों ने एक दूसरे के हाथ पकड़े
और ऐसे घूमने लग जाओ। घूमोगे ना तो एक फोर्स तो आप अपने दोस्त को अंदर की तरफ खींच के लगा रहे हो ना, आपका दोस्त भी आपके ऊपर लगा रहा है एक फोर्स, तो आप दोनों एक फोर्स एक दूसरे पे लगा रहे हो बच्चे, उसको बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स, अभिकेंद्रीय बल। और एक फोर्स आपके घूमने के कारण अपने आप पीछे की तरफ लग रहा है, तुम्हें नहीं लगता, डर लगता है कहीं गिर ना जाऊं, और तुम्हारा दोस्त हाथ छोड़ दे तुम गिरोगे भी, क्यों? एक फोर्स हमेशा जब भी तुम घूमोगे ना तो एक फोर्स हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में काम करेगा बच्चे। ये जो विपरीत दिशा में एक फोर्स हमेशा आपके ऊपर लगता रहता है, इसको बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। जितना सेंट्रीपिटल होगा सेंट्रीफ्यूगल भी लगेगा। तो बच्चे आप ऐसे बाल्टी में पानी है उसको घुमाओगे ना, तो बाल्टी के ऊपर तो एक फोर्स आप लगा रहे हो, लेकिन उसके अंदर जो पानी है ना बच्चे, आप ही के अपोजिट सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी तो लगता है। तो अगर आप इतना तेज घुमाओ बाल्टी को कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी बहुत लगे पीछे की तरफ, तो पानी तो बच्चे पीछे की तरफ दौड़ने की कोशिश करेगा, आपके ऊपर आके नहीं गिरेगा। मतलब ये है सर कि अपकेंद्रण बल पानी के वजन से अधिक हो, मतलब पानी का वेट कम हो, उससे ज्यादा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हो, यही आ जाएगा आपका ए वाला। फिर बच्चे आपके पास में अगर आपका जो बैरोमीटर होता है, वायु दाब मापी, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मापने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट होता है बच्चे, अगर उसकी रीडिंग एकदम से नीचे की तरफ आ जाए तो इसका मतलब क्या होगा? तूफान होगा बच्चे, ध्यान रखना। रीडिंग अगर उसकी धीरे धीरे ऊपर बढ़े मतलब मौसम साफ होगा, धीरे धीरे नीचे गिरे मतलब बारिश आएगी, एकदम से उसकी रीडिंग नीचे गिर जाए मतलब तूफान आएगा। व्हेन एन एयर बबल, इसने क्वेश्चन में बोला बच्चे कि जब किसी झील के अंदर एक वायु का बुलबुला झील के अंदर से बाहर की तरफ आता, ऊपर की तरफ आता, तो बताओ उसका साइज बढ़ेगा या घटेगा? ये क्वेश्चन आपका। भाई कोई भी तालाब है, उसकी गहराई में कोई बुलबुला है, उसके ऊपर ज्यादा पानी है, मतलब गहराई मतलब ज्यादा पानी, मतलब उसके ऊपर ज्यादा प्रेशर पड़ रहा है। तो अगर गहराई में कोई बुलबुला है बच्चे, तो ज्यादा प्रेशर उसके ऊपर पड़ेगा, तो उसका आकार छोटा होगा। लेकिन जैसे जैसे वो तालाब से बाहर की तरफ आता जाएगा, तो पानी का प्रेशर कम होता जाएगा, बबल का आकार बढ़ता जाएगा बच्चे, एक टाइम पे बाहर आके फूट भी जाएगा। मतलब जितना ऊपर की तरफ आएगा उतना बड़ा आकार होगा, तो आप बोलेंगे सर आकार बढ़ेगा। 24 है बच्चे, एक लकड़ी का टुकड़ा जल में इतना डूबा हुआ है और किसी दूसरे लिक्विड में इतना हिस्सा डूबता है। भाई पहली बात बोली इसने कि किसी लकड़ी का टुकड़ा जल में तो इतना डूब रहा है और कोई दूसरा द्रव है उसमें इतना डूब रहा है। दो बातें दी जाती हैं बच्चे ऐसे क्वेश्चन में। जब भी ऐसा क्वेश्चन दे आपको, एक बार तो बोले कि किसी भी वस्तु का टुकड़ा पानी में इतना हिस्सा डूबता है और किसी दूसरे लिक्विड में इतना हिस्सा डूबता है, और फिर आपसे पूछ दे कि बताओ जो लिक्विड है ना उसका विशिष्ट गुरुत्व क्या है, उसका स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या है। स्पेसिफिक ग्रेविटी का मतलब होता है बच्चे, स्पेसिफिक ग्रेविटी का मतलब होता है, विशिष्ट गुरुत्व का मतलब होता है, उसका निकालने का तरीका होता है कि भाई नीचे तो आपको लिखना है कि उस लिक्विड में कितना डूबा हुआ है, नीचे तो आपको लिखना होता है उस लिक्विड में कितना डूबा हुआ है। लिक्विड में कितना बताया इसने? 3/4 हिस्सा डूबा हुआ है। और पानी में कितना डूबता है वो ऊपर लिखना होता है। मतलब इन्हीं का अनुपात जो होता है ना कि कोई चीज पानी में कितना हिस्सा डूबती है और किसी लिक्विड में कितना हिस्सा डूबती है, उसी के रेशियो को कहते हैं हम स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो बच्चे इसको सोल्व करो, ये 2/3 है ऊपर, नीचे डबल बटे हैं तो नीचे वाले डबल बटे हमेशा पलट के ऊपर आ जाता है, तो 3/4 का 4/3 हो जाएगा, तो आ जाएगा 4 दूनी 8, 3 तीनों 8/9 आंसर आ जाएगा बच्चे। ये वाला हमेशा एक फॉर्मूला होता है फिक्स। 25 नंबर क्वेश्चन, विराम अवस्था में 50 किलोग्राम की किसी वस्तु पर 400 न्यूटन बल 10 सेकंड तक काम करता है, तो वस्तु में उत्पन्न एक्सेलरेशन का मान बताओ। एक्सेलरेशन पूछा बच्चे, फोर्स की वैल्यू दे रखी है। अच्छा फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है वैसे? मास इनटू में एक्सेलरेशन, यही होता है ना सर। अब निकाले इसको, फोर्स कितना दे रखा है? फोर्स आपको दे रखा है बच्चे 400 न्यूटन, मास कितना दे रखा? 50 किलोग्राम। एक्सेलरेशन पूछा, छोड़ दो इसको, यहीं पे ये कट कर दो, ये आपका 50 दे रखा ना बच्चे। यस 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 यस, जस्ट अ सेकेंड। 10, अब सेकंड का तो कोई रोल ही नहीं है बच्चे।
50 किलोग्राम की किसी वस्तु पर 400 न्यूटन बल 10 सेकंड तक काम कर रहा है तो वस्तु में उत्पन्न एक्सेलरेशन का मान। तो एक्सेलरेशन ए की वैल्यू पूछिए बच्चे, आपने सीधी सीधी बता देनी है सर, ये आ जाएगा 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यहां पर आपको इस क्वेश्चन के अंदर टाइम जो 10 सेकंड दे रखा बच्चे, केवल और केवल आपको कंफ्यूज करने के लिए दे रखा। फोर्स का डायरेक्टली फॉर्मूला होता है F इक्वल टू ma। फोर्स की वैल्यू पुट करो, मास की रखो, ए की वैल्यू आपके पास आ जाएगी बच्चे, 0 से 0 काट दो 5 8 पे, तो 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगा। और यहाँ पर ऑप्शन में ये थोड़ा सा मुझे लग रहा है मिसप्रिंट है, ये 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर बच्चे आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा सर। ठीक है, अगर ये आपका इस क्वेश्चन के अंदर बच्चे कुछ वेलोसिटी वगैरह पूछते ना, फिर ये 80 के आसपास आंसर आपका हो सकता था, फिर आपका 80 हो सकता था। अगर ये वेलोसिटी पूछता ना फिर हो सकता था बच्चे। कैसे होता बता देता हूं आपको, अब लगे हाथ, क्योंकि ऐसा भी एग्जाम में कर सकता आपके साथ। अगर ये पूछता है कि 10 सेकंड तक कार्य करता है, आपसे पूछता बच्चे वेलोसिटी, और आपको है ना यहां पर ये जो मैंने काट दिया, मैं दोबारा से लिख देता हूं इसको, आपको ऐसे ऑप्शन देता। सपोज करो कि इस क्वेश्चन में आपसे ये पूछता कि बताइए वेलोसिटी कितनी होगी। अगर यही क्वेश्चन आपका ऐसे होता, थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड कर सकता था कि भाई 50 किलोग्राम की वस्तु है, उस पर 400 न्यूटन का फोर्स 10 सेकंड तक लगा है, तो उसकी वेलोसिटी बताओ 10 सेकंड में कितनी बढ़ जाएगी। तो आप सिंपल सा क्या काम करते, यहां से एक्सेलरेशन निकालते। एक्सेलरेशन का मतलब 1 सेकंड में इतना स्पीड बढ़ रही है उसकी, 1 सेकंड में किसी भी वस्तु की स्पीड कितनी बढ़ रही है, 8। एक्सेलरेशन का मतलब यही होता है। तो 10 सेकंड में कितनी बढ़ेगी, 10 8 80, तो फिर बच्चे आपका 80 मीटर पर सेकंड हो जाता। अगर वेलोसिटी पूछता तो, एक्सेलरेशन ही पूछा है तो आप केवल 8 ही आंसर आप यहाँ पर दे देंगे सर। चलिए, समझ में आ गई होगी बच्चे बात, उम्मीद करता हूँ आप सभी से मैं। तो ये थे अपने आज के क्वेश्चन बच्चे, 25 क्वेश्चन। तो मैंने कोशिश करी कि लगभग 1 घंटे की क्लास के अंदर मैं आपको ये क्वेश्चन 25 के जरिए आपको ऐसे ऐसे कंसेप्ट क्लियर करूं बच्चे, जो एग्जाम में आज का हमारा लेवल भी हो चुका है। और अक्सर बच्चे जो है ना जहां भी पढ़ते हैं सर, वहां पर वही घिसे पिटे से सर आपके क्वेश्चन कुछ कंसेप्चुअल से करवा के जो बच्चों को अच्छे लगते हैं निपटा देते हैं, और जब बच्चा पेपर में बैठता है फिर समस्या का विषय बनते हैं। तो चलिए बच्चे, फिर मुलाकात होगी अगले हमारे सेशन में। जय हिंद।